हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो एंशियंट हिस्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में जितने ज़्यादा हो सके हम क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा रहेगा, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है। पहले तो ना क्वेश्चन में भी आपके आंसर छुपा हुआ है कि भाई कोई जो गंगा नदी है और सोन नदी उसके पास का क्षेत्र कौन सा था, अवंती, काशी, वज्जी या मगध। तो हम जब मगध को पढ़ते हैं तो वही आपका आंसर रहेगा भाई, गंगा नदी इसके उत्तर में है और सोन नदी इसके दक्षिण में है। ठीक है, और जो सोन नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि गंगा और सोन नदी के बीच का क्षेत्र, गंगा और सोन नदी के आसपास का क्षेत्र, ये सब के सब मगध की तरफ ही इशारा करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका मगध है। तो याद रखना, यमुना वगैरह कोई नदी नहीं लिखी है, सोन नदी लिखी है और गंगा नदी लिखी है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका मगध है। अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं। ठीक है, और ज्यादातर अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि जो मिलती है, उसके बाद ख्रोष्टी, अरमाइक और यूनानी ये लिपियां भी प्राप्त हुई है। तो आपसे पूछा जा रहा है, जो कंधार या कंधार में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है ये कहाँ पे है। कंधार अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कंधार, और वहां पे एक जगह भी है स्पेशली, सर ए कुन्हा या शेर ए कुन्हा लिखा होता है, वहां से अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये द्विभाषी अभिलेख है। ठीक है, पूछ रहे थे ना द्विभाषी अभिलेख कौन सा, तो सर ए कुन्हा जो अभिलेख मिला है वो द्विभाषी अभिलेख है। तो वे द्विभाषी दो भाषाएं कौन सी है वो आपसे पूछी जा रही है। क्या वो अरमाइक और ब्राह्मी है, यूनानी और ब्राह्मी है, देवनागरी और तमिल है, यूनानी और अरमाइक है। तो वो वाली जो लैंग्वेज मिली है वो यूनानी और अरमाइक मिली है। ठीक है, यूनानी और अरमाइक भाषा से अभिलेख जो मिला है वो द्विभाषी अभिलेख पाया गया है, जो कंधार के शेर ए कुन्हा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ज्यादातर अभिलेख इसकी ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं, पर जो उत्तर पश्चिम वाला इलाका है वहां से ख्रोष्टी लिपि में भी अभिलेख मिले हैं। एक अभिलेख है आपका शाहबाजगढ़ी और एक मानसेरा अभिलेख पाकिस्तान में है। ये जो दोनों अभिलेख मिले हैं ख्रोष्टी भाषा में मिले हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल है। जब हम पाषाण काल पढ़ते हैं तो साइटें हमने पढ़ी हैं भी, कौन सी मध्य पाषाण काल की है, कौन सी पूरा पाषाण काल की है, कौन सी नव पाषाण काल की है। तो आपको पूछा जा रहा है कि ये बता दीजिए भी ये कहाँ कहाँ की साइटें हैं। ठीक है, तो पहली जो आपकी है मेहरगढ़, दूसरी महागढ़ा, दाउजली हेडिंग, बुर्ज होम, कोल्ड हवा। भाई ये जगह तो अलग अलग जगह में पड़ती है, कोई यूपी में है, कोई कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद कोई आपका पाकिस्तान में है। तो ये अलग अलग साइट तो अलग अलग जगह पड़ती है, पर ये सारी के सारी ही नवपाषाण पुरास्थल की है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा गया है कि क्या ये सारी नवपाषाण पुरास्थल है। बिल्कुल, ये सारी की सारी मेहरगढ़, महागढ़ा, दाउजली हेडिंग, बुर्ज होम और कोल्डी हवा, ये सारी की सारी कहाँ है, आपके नवपाषाण काल से संबंधित है। इनमें आपने पढ़ा है मेहरगढ़ से क्या मिले, कृषि के अवशेष मिले हैं, पशुपालन के अवशेष मिले हैं, और मृत के साथ बकरी को दफनाने के अवशेष मिले हैं। ठीक है, बुर्ज होम में गर्तावास मिले हैं। ठीक है, गड्ढों के नीचे घरों को बनाया गया, कुत्ते के अवशेष मिले हैं। उसके बाद कोल्डी हम चावल के अवशेष मिले हैं, महागढ़ा में भी चावल के अवशेष मिले हैं, दाउजली हेडिंग में भी बहुत सारी जो चीजें हैं जैसे गेहूं जौ वगैरह ये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो राइट आंसर इसका जो जाएगा आपका वो सारे के सारे है ना भाई, 1 2 3 4 5, ये सारे ही नवपाषाण न्यूलिथिक एज के जो है साक्ष्य है या स्थान है। निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पूरा पाषाणिक स्थल में मिले हैं। राख भीमबेटका की गुफाओं में, कुरनूल गुफा में, कोल्डी हवा या हुसंगी के। अब ये बताना कि भाई आपको ये कहाँ कहाँ मिले हैं। आपका जो भीमबेटका है, यहाँ से तो हमें पता है कि शैल चित्र जो है चित्रशाला मिली है, बहुत सारे छोटे छोटे चित्र मिले हैं, यहाँ से चावल मिले हैं। एक कुरनूल की गुफा जो है जहाँ से राख के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से क्या मिले हैं, राख के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
पूरा स्थल प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है अमरावती, भीमबेटका, बाघ की गुफा या अजंता। क्या पूछा गया है, कौन सी साइट है जहां प्राग ऐतिहासिक, क्वेश्चन को पढ़ो, शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रकला तो ये सारे में ही है, चित्र शैली तो चित्रकला तो ये सब में पाई गई, अमरावती में भी, बाग में, अजंता में, भीमबेटका में। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जो प्राग ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल की जो घटनाएं हैं या पुरापाषाण काल में जो साइटें मिली है, वहां पे कौन सी साइट है जहां पे चित्रकला के अवशेष मिले हैं। तो भाई ये तो पूरा पाषाण काल की या पाषाण काल की साइटें है ही नहीं, ना ये मध्य पाषाण के है, नव पाषाण की, ना पूरा पाषाण की। जो साइट है इसमें कौन सी है, भीमबेटका ही है। तो भीमबेटका से ही आपको पता है वाकणकर महोदय ने यहाँ से छोटे छोटे चित्र जो है वो प्राप्त हुए हैं, देखे हैं, ढूंढे हैं। वो चित्र यहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से, भीमबेटका से। कहाँ पे, ये एमपी में। कैसे याद कर सकते हो, भीम मध्य प्रदेश, एमपी में भीमबेटका यहाँ से। उसके बाद जो बाघ की गुफाएं हैं और अजंता की गुफाएं हैं, मौर्य काल के बाद का जो ऐतिहासिक चित्रकला है वो इनके अंदर पाई गई है। ठीक है, मौर्य काल के बाद बाघ में और अजंता में। अमरावती में जो चित्रकला, अमरावती के अंदर जो चित्रकला मिली है, चित्र मिले हैं, वो शुंग काल और सातवाहन काल के मिले हैं। तो अमरावती में शुंग काल और सातवाहन के, ये मौर्य के बाद की जो भी इतिहास है इसके अंदर मिला है। और भीमबेटका में प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रकला के लिए जाना गया है। सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है और हमें साइट बतानी है, कौन सी साइट कहाँ कहाँ पर पड़ती है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपके, और एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मेहरगढ़ तो आपका पाकिस्तान के अंदर है, कोल्डी हवा आपका यूपी के अंदर है, चिरांद जो आपका बिहार के अंदर है, और जो गुफर कला जो है आपका, गुफकराल जो है आपका, ये आपका कश्मीर के अंदर है। तो देखिए, चलते हैं मिलान करने में। जो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में काफी आजकल आ भी रहे हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बलूचिस्तान प्रांत में मिलता है ये। ठीक है, ये आपका यूपी में, यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। चिरांद आपका बिहार में है, और आपका क्या बचा है, गुफकराल जो आपका कश्मीर में है। तो ए के साथ आपको थर्ड जाना है, ए के साथ थर्ड इसमें है, एक ही में है भाई, स्टार्टिंग से ही वैसे मिल रहा है क्वेश्चन, फिर भी बहुत बार क्वेश्चन नहीं मिलता, तो ध्यान रखना। ये आपका यूपी में बी वाला आपका फर्स्ट है, तो ये आपका आंसर जा रहा है, तो ध्यान रखना है। क्रोनोलॉजी की जो साइट है कौन सी कहाँ, ये भी पूछी जाती है। निम्नलिखित युग्मों में से विचार कीजिए, यही वाला है, ये भी आपसे ही पूछा जा रहा है, कौन सी साइट कहाँ पर है। हाँ, ये कह रहा है कि जो ऊपर की साइटें हैं, ऊपर जो पूरा स्थल है वो कौन से सम्मिलित नहीं है, ये बताना आपको। तो देखिए, जो महागढ़ा है, बुर्ज होम है, ये यूपी में ही है। कहाँ पे है, ये यूपी के अंदर ही है। बुर्ज होम ये कश्मीर के अंदर ही है। जो हल्लूर और पेरमपल्ली है, जो कि ये तो कर्नाटक के अंदर है, और जो पेरमपल्ली है ये आपका तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, हल्लूर जो है ये कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर है, और जो पेरमपल्ली, वैसे सभी को ना ये लगता है कि आंध्र प्रदेश में, थोड़ा सा ना ऐसी ही साउंड आती है कि आंध्र प्रदेश में ही है, और पेरमपल्ली तेलंगाना, क्योंकि एनसीईआरटी में भी इनको जो है एक जगह आंध्र प्रदेश लिखा हुआ था, पर राइट आंसर जो है ये कर्नाटक में है और ये आपका तमिलनाडु में है। तो ये दोनों गलत है ना, तो 3 और 4 जो है गलत है, तो राइट आंसर आपका सी जा रहा है। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया है। मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र प्राप्त हुई है, ठीक है, और निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया है। बकरी, भेड़, कुत्ता, मुर्गी। तो जो कुत्ते के साक्ष्य तो बुर्ज होम से मिले हैं, ठीक है, बकरी के साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। जो मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है ये साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, तो राइट आंसर आपका ए जाता है। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं। जो सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष है आपको बताना है कि किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं।
सुत्काकोहो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या राखीगढ़ी। ये सारी साइट किसकी है भाई? हड़प्पन सिविलाइजेशन की सारी साइटें हैं। आपको पूछा गया है कि जो सूती कपड़े के टुकड़े हैं वो कहाँ से मिले हैं। वो टुकड़े जो मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से ही एक मूर्ति मिली है जिसने कढ़ाईदार कपड़े पहने हुए हैं। यही से छोटे छोटे सूती कपड़े भी मिले हैं। एक नाइफ चाकू जो है उसको भी सूती कपड़े में लपेट के रखा हुआ है। तो ये सारे साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? मोहनजोदड़ो से मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता में लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या क्या चीजों का हड़प्पन सिविलाइजेशन में आयात होता था और क्या क्या निर्यात होता था, उन्हीं के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, पहला रहेगा आपका तांबा, टीन, सोना, बहुमूल्य। तांबे को लेके चलोगे आप सीधा राजस्थान में। ठीक है, तांबा राजस्थान से भी प्राप्त होता है। अगर राजस्थान नहीं है ऑप्शन में और ओमान वाला क्षेत्र ऑप्शन में है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, वहां से भी आता था, राजस्थान से भी आता था। ठीक है, उसके बाद आपको और ज्यादा ज्यादा क्या याद आ रहा होगा? सोना। सोना सीधा कर्नाटक में चलते हैं। ठीक है, उसके बाद टीन के साथ अफगानिस्तान में चलते हैं। टीन अफगानिस्तान से आते थे, वही लोग पीट पीट के पूरा टीन तैयार करते थे। और बहुमूल्य पत्थर जो है वो गुजरात से। ठीक है, बहुमूल्य पत्थर जो है गुजरात से भी आते थे, अफगानिस्तान ईरान से भी आते थे। पर इसमें जो ऑप्शन है वो गुजरात है। भारत में जो ऑप्शन जाएगा बहुमूल्य पत्थर वो गुजरात में जाएगा। तांबा जाएगा तो आपका राजस्थान में जाएगा। और अगर आपका क्या बोलते हैं सोना जाएगा तो वो आपका कर्नाटक में जाएगा। बचा क्या? टीन। टीन आपका अफगानिस्तान में जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जाना है। तांबे में आपका ओमान क्षेत्र भी लिखा हो सकता है, अफगानिस्तान भी लिखा हो सकता है तांबे में, पर ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। गुजरात में भी ऐसे ही पूछा जाता है, सॉरी बहुमूल्य पत्थर में। तो सीधा आपको तांबे में राजस्थान को याद रखना है कि तांबा का जो ब्राउन ब्राउन कलर होता है और वहां की रेत मिट्टी भी ब्राउन ब्राउन सी ही होती है। ठीक है भाई, सोना है, सोना तो आपको पता ही है, उधर सोना हीरा जवाहर जो दक्षिण में उधर कर्नाटक की साइड ही प्राप्त होते हैं। बहुमूल्य पत्थर जो है गुजरात है, क्योंकि जो उसके आसपास का जो बंदरगाह है, लोथल वगैरह है, वहां पे क्या पता आपको समुंदर है और पत्थर जो है बहुत मिलते हैं, समुद्र में पानी के साथ बह बह के आते हैं। तो ऐसे याद करना है, बहुमूल्य पत्थर आपके वहां से मिलते हैं। और टीन का काम जो है उधर के लोग ही करते हैं, तो वहां अफगानिस्तान से प्राप्त होता है। आप राइट आंसर आप इसके साथ मैच कर लीजिएगा। हड़प्पा संस्कृति में जो साइटें हैं वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये नदियों का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी नदी के पास कौन सी साइट मिली है। ठीक है, तो हड़प्पा जो मिली है वो रावी नदी है। रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। हड़प्पा जो है वो सिंधु नदी से प्राप्त हुए। कालीबंगा जो है वो घग्गर से, और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे से प्राप्त हुई साइट है। ठीक है, तो ये नदियां हैं, जब हम पढ़ते हैं कि कौन सी सिंधु नदी के पास है, कौन सी रावी नदी के पास साइट मिली है, क्योंकि नदियों के पास ही मिली है ज्यादातर साइट, कौन सी भोगवा नदी के पास है, ये आपको याद रखनी है। तो जो लोथल है ये गुजरात में भोगवा नदी के पास, कालीबंगा है राजस्थान में घग्गर नदी के पास, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास, और हड़प्पा सिंधु नदी की सहायक नदी रावी नदी के पास मिली है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना कि हड़प्पा आप सिंधु, ज्यादातर क्या लगता है कि हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे है। नहीं, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो हमारा ये 1 2 3 4 वाला ऑप्शन मतलब मैच हो रहा है, तो हम जाते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। आगे चलते हैं। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा का जो लोथल नगर है वो हरियाणा में है, राजस्थान में, पंजाब में है, गुजरात में है। तो हड़प्पा का जो लोथल नगर है वो भाई गुजरात में है। अभी अभी हम पढ़ के आए हैं गुजरात। ठीक है, और भोगवा नदी के किनारे पे इसको डेक्यार्ड, बंदरगाह, गोदीबाड़ा इसके लिए जो है कहा गया है। और यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं, मनके भी मिले हैं, रंगाई कुंड भी मिले हैं, सारी चीजें। और पैमाना भी मिला, हाथीदांत पैमाना भी मिला है, लोथल से ये सारे के सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों ने, क्योंकि एक टाइम था कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था, पर किसी एक रीजन से इसका अंत नहीं बताया जाता, बहुत सारे रीजन इसके अंत के लिए बताए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? भाई कौन सा नहीं है, कौन सा है, ये बता रहे ना।
तो नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश होना, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। तो आपका जो ऑप्शन जा रहा है भाई वो तीनों ही जा रहे हैं। आपके जो इसमें ऑप्शन जा रहे हो, क्योंकि एक टाइम ऐसा था वहाँ पे शासक वगैरह शासन करते थे और उनका जो है उनकी चलनी बंद हो गई थी। ये भी ऑप्शन में मतलब अलग अलग राइटरों ने अलग अलग बातें डाली है, कोई कुछ कह रहा है भाई, कोई कुछ कह रहा है। तो इसमें ये बताया जाता है कि तीनों ही ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन जाते हैं इसके साथ। एक, हाँ जी। तो फिर क्या होता है, नदियों का सूखना भी हड़प्पा का विनाश बताया जाता है। भी नदियां सूखने लगे थे और जंगलों का विनाश हो गया था तो ही तो नदियां सूखी थी। उसके बाद इन्वायरमेंट चेंज होने लगा था, उसको भी हड़प्पा का, आर्यों का अटैक भी हड़प्पा के विनाश का कारण बताया जाता है। शासकों का नियंत्रण समाप्त होना भी इसका कारण बताया जाता है। तो बहुत सारे कारण अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा बताए जाते हैं। तो उसमें तीनों ही है। तो आपका जो राइट आंसर जा रहा है डी जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्प में से क्या कहते थे? आर्य जो थे वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, सामने वालों को, जिन लोगों को पसंद नहीं करते थे उनको वो क्या नाम कहकर पुकारते थे? भाई मेरा ये दुश्मन है, एनिमी है, वो उसको स्पेशली उसके लिए दस्यु नाम यूज करते थे। भाई तुम दस्यु हो, ना तुम पूजा करते हो, ना तुम पाठ करते हो, ना तुम यज्ञ करते हो, तुम दस्यु हो, मतलब उनको नीचे स्तर पर रखा जाता था। ठीक है, आर्य जिन लोगों को, जो इधर के लोग थे उनको क्या कहते थे? दस्यु कहते थे। बाद में दस्यु से ही जो दास या गुलाम शब्द निकल रहा है वो इसी से निकला है, दस्यु से ही। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्याकरण, खगोल, चिकित्सा, गणित। ठीक है, तो आपका चरक संहिता किससे संबंधित है? सॉरी, चिकित्सा से, चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। और इसमें जो खगोल है वो आर्यभट्ट से संबंधित है, व्याकरण है वो अष्टाध्यायी से संबंधित है। तो ये सारे के सारे किसी ना किसी चीज से रिलेट हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चरक संहिता किसने लिखी थी? भाई चरक ने लिखी थी। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। चरक ने इसमें क्या बताया था कि मनुष्य के पास 360 हड्डियां है, वैसे हड्डियां कितनी बताई जाती है? 206 बताई जाती है। तो चरक संहिता में चरक ने कितनी बताई? 360 बताई है। और उसमें 360 में उसने किसको ऐड कर दिया? उसने जो है दांतों को ऐड कर दिया, जो ज्वाइंट्स होते हैं हड्डियों के उसको ऐड कर दिया, कार्टिलेज को ऐड कर दिया, इन सबको उसने ऐड कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ है? देखो दो काल है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। आपने पढ़ाई है ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक, और एक आपका उत्तर वैदिक। तो ये पूछा जाए कि कौन सा उत्तर वैदिक का ग्रंथ है और कौन सा ऋग्वैदिक का ग्रंथ है, तो इसमें तो सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद ही लिखा गया था। बाकी सारे के सारे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक सारे के सारे उत्तर वैदिक काल में थे। तो कंफ्यूज मत होना, जितने पूछे जाए सब उत्तर वैदिक काल में थे, सिर्फ ऋग्वेद ही ऋग्वैदिक काल में था। उपनिषद भी आपका उत्तर वैदिक काल में था, ब्राह्मण ग्रंथ सब आपके, उपनिषद वगैरह सब आपके किस में थे? उत्तर वैदिक काल में थे। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ है, तो कौन सा उत्तर वैदिक ग्रंथ है? ऋग्वेद को छोड़ के बाकी सारे, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये उत्तर वैदिक काल के ग्रंथ है। हमसे उत्तर वैदिक काल पूछा गया ना, तो 2 3 4 5 आना चाहिए। तो आपका है 2 3 4 5। नेक्स्ट है, महाजन पद की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जो महाजन पद है उन्होंने जो टैक्स की प्रणाली के बारे में जो कथन बताया है उनके बारे में बताना है कि प्राय उपज का 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। 16 महाजन पद थे। ठीक है, उनमें मगध ही सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वैसे। पर आपसे पूछा गया कि उन सब में थे जो कर प्रणाली, जो टैक्स प्रणाली थी, उसके बारे में आपसे कुछ पूछा जा रहा है। अगर आपको पता हो तो उनका आंसर हमें बता दीजिए। प्राय उपज का 1/3वां मतलब 1/3 हिस्सा जो है वो टैक्स के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते थे।
टैक्स को भाग तो जरूर कहते थे पर तिहाई हिस्सा नहीं था, 1/6 हिस्सा था, छठा हिस्सा था। कारीगर को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था, बिल्कुल, जिसको विस्टी कहते थे, बेगार कहते थे। अगर आप महीने में काम करते हो तो एक दिन आपको शासन के राजा के लिए या एक दिन आपको राज्य के लिए कार्य करना होता था फ्री में, ठीक है, जिसको विस्टी कर कहा जाता था। तो ये कर कारीगरों के द्वारा, चाहे इसमें लोहार है, सुनार है, बुनकर है, इन सबको फ्री में काम करना पड़ता था, जिसको श्रम के रूप में कहा जाता था या फिर विस्टी कर इसको बोला जाता था। पर ये वाला सिर्फ इसलिए गलत है कि टैक्स तो लेते थे राजा, टैक्स तो लेते थे पर 1/6, 1/6 लेते थे, 1/3 नहीं लेते थे। और टैक्स को क्या कहते थे, भाग कहते थे, ये भी ठीक है। तो सिर्फ इस लाइन की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये मतलब सॉरी आंसर, और आपका ओनली सेकंड राइट है, तो केवल 2। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मगध का शासक नहीं रहा था, बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, महापद्मनंद। तो कह रहे कि कौन सा नहीं था, तो निम्नलिखित में से कौन सा शासक बिंबिसार क्या पूछ रहे हैं, अच्छा मगध का शासक नहीं था, नहीं, तो ये बिंबिसार तो था ही, अजातशत्रु भी था ही, और मगध का, हाँ नंदवंश का था पर था मगध का ही, महापद्मानंद, ठीक है। नंदवंश ये तो हर्यक वंश के थे, दोनों के दोनों ये हर्यक वंश के थे, ठीक है। ये आपका नंदवंश का था, पर ये जो प्रसेनजीत था ये नहीं था, ये तो कौशल का शासक था, मगध का नहीं था। तो आपका जो नहीं वाला ऑप्शन जा रहा है, बी जा रहा है। ये दोनों हर्यक वंश के, ये नंद वंश का जो महापद्मानंद धनानंद हम पढ़ते हैं, और ये आपका कौशल का रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहे, कभी नहीं रहा, राजगृह, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कौन सा नगर मगध की कभी भी कैपिटल नहीं रहा, राजगृह तो इसकी सबसे पहले, जिसको ग्रीवेज या राजगृह कहा गया है, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र कहा गया है राजगृह, ये तो भाई इसकी सबसे पहले राजधानी थी। उसके बाद पाटलिपुत्र मौर्य काल में राजधानी बन गई थी, पर श्रावस्ती कभी भी इसकी जो है राजधानी नहीं बनी थी। आपने पढ़ा कहीं, श्रावस्ती नहीं थी, ठीक है। 1 और 2 राइट आंसर है इसका, 1 और 2, तो बी ऑप्शन आप के साथ जा रहे हो। मगध में जो निकट ही वज्जी राज्य था, मगध के निकट ही वज्जी राज्य था, और वज्जी की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। मगध के साइड में ही वज्जी है, और वज्जी की कैपिटल आपसे पूछी गई है वैशाली, कौसाम्बी, मथुरा और चंपा। तो इनमें से देखो 16 महाजनपद की जो राजधानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर पढ़नी होती है। तो वज्जी की जो कैपिटल है वो वैशाली है, ठीक है, और मथुरा की जो कैपिटल है वो सूरसेन है, कौसाम्बी की कैपिटल जो है वो वत्स है, वत्स, ठीक है, और चंपा की जो है अंग, अंग मतलब चंपा, आपस की ये कैपिटल है, अंग की चंपा है, अंग की चंपा है। मथुरा सूरसेन, कौसाम्बी वत्स, वैशाली वज्जी। नेक्स्ट चलते हैं, दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है। ये कह रहा है कि भाई ये दीर्घ निकाय जो है वो क्या है, क्या ये जैन ग्रंथ है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, उपनिषद है। बिल्कुल नहीं, जो ये आपका दिग्ग निकाय है, दिग्ग निकाय है, ये बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। क्या है ये, बौद्ध ग्रंथ है, उसमें महात्मा बुद्ध के काफी व्याख्यान भी दिए गए हैं। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति कहाँ एक स्तूप का निर्माण कराया गया था। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले जो पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में, बिहार में तपस्या की, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए उस स्थान, उस जो वृक्ष है उसको बोधि वृक्ष, उस स्थान को बोध गया स्थान बोला जाता है, ठीक है। उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है। तो वो सारे क्योंकि उसको बोध हुआ था, ज्ञान हुआ था। अब जब उसको ज्ञान हो गया था तो वो सीधे कहाँ गए थे, ठीक है, कहाँ गए थे, सीधे सारनाथ में गए थे। 5 वो दोस्त बोल सकते हैं या ऋषि बोल सकते हैं जिनके साथ उसका आर्गुमेंट हुआ था तपस्या करने से पहले, वो सारनाथ में थे। सबसे पहले उन 5 ऋषियों को उन्होंने उपदेश दिया था, ज्ञान दिया था, जिसको बोलते हैं उस जगह को ऋषि पत्तनम,
सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी बोला जाता है क्योंकि वहां ऋषियों को ज्ञान दिया गया था या शिक्षा उपदेश दिया गया था 5। ठीक है, सारनाथ में सबसे पहले गए थे क्योंकि इनके दोस्त वहां पहले से ही थे, तो इसलिए सारनाथ में उपदेश देने के बाद यहाँ स्तूप का निर्माण कराया गया था। तो आपको राइट आंसर जो देना है वो है सारनाथ। तो राइट आंसर है आपका सारनाथ। सबसे पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, तो इसलिए वो स्तूप इसी याद में बनाया गया था, उपदेश देने की याद में। तो राइट आंसर आपका सारनाथ। समझ आ गया ना कि सबसे पहला उपदेश सारनाथ में किसको दिया था? 5 ऋषियों को, इसलिए उस जगह को ऋषिपत्तनम कहा गया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और इनके नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उनको आपको राइट बताना है क्या कुछ ठीक है। 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो आपको मतलब बिना पढ़े भी आपको पता है कि ब्रह्मचर्य क्या होता है, गृहस्थ क्या होता है, वानप्रस्थ क्या होता है, सन्यास क्या होता है। सन्यास में तो भाई सब कुछ ही त्याग दिया, ठीक है। और वानप्रस्थ में भाई जंगल में रहकर साधना कर रहा है। गृहस्थ में आप विवाह को देख रहे हैं, और ब्रह्मचर्य में आप सादा जीवन बिताकर वेदों को अध्ययन करने हैं। तो ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ में बस यही ध्यान रखना कि वानप्रस्थ जंगल में रहकर और ब्रह्मचर्य सादा जीवन बिताकर, चाहे वो कहीं भी हो, वेदों का अध्ययन करना होता है। तो ये इसके राइट आंसर है। उसके बाद बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। कह रहे बुद्ध और जैन का जब टाइम चल रहा था ना, उस वक्त कुछ अन्य विद्वान भी थे जो कुछ खोज कर रहे थे, और उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक विद्वान थे पाणिनि। उन्होंने एक महत्वपूर्ण रचना की, और संस्कृत भाषा की यह रचना संबंधित है। ये कह रहे हैं कि जो पाणिनि है, पाणिनि की बुक थी, ठीक है, अष्टाध्यायी, हमने पढ़ी हुई है, पाणिनि की बुक भी पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी। कह रही है वो अष्टाध्यायी बुक है वो किससे रिलेटेड है? तो अष्टाध्यायी जो बुक है वो व्याकरण से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे, ये ईरान के एक पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है, ये राइट है। जैन अवेस्ता जो ईरानियों का ग्रंथ है, ये जरथुस्त्र की जो शिक्षाएं हैं वो, ये संकलन जैन अवेस्ता में, और आर्य भारत में है, इसकी जानकारी भी हमें जैन अवेस्ता से मिलती है। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। ये भी राइट है, ठीक है, बिल्कुल राइट है। तो दोनों ही राइट है, 1 और 2 दोनों ही। तो आपसे पूछा जाता है ना कि ये जो है जैन अवेस्ता किसका ग्रंथ है? ईरानियों का है, ठीक है। और जरथुस्त्र कौन है जिनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता में? आर्यों की जानकारी हमें किस ईरानी ग्रंथ से मिलती है? जैन अवेस्ता से मिलती है। तो दोनों ही राइट है, 1 और 2। के बाद नेक्स्ट चलते हैं। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? जैन अनुयायियों द्वारा, बौद्ध अनुयायियों द्वारा, विदेशी यात्रियों द्वारा, दरबारी कवियों के द्वारा। तो ये जो जातक कथाओं का संकलन है ना, वो जैन अनुयायी, बौद्ध अनुयायी, विदेशी यात्री, दरबारी कवि, जी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बुद्ध अनुयायियों द्वारा। जहाँ तक कथाएं वो होती है जो आम बोलचाल में कथा कहानी सुनाई जाती है, एक बार ये हुआ था, एक बार वो हुआ था, हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था, हमने ऐसा देखा था। एक तरह से जो बातें बताई जाती किसी जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में जो भी बातें बताई जा रही, जो भी कहानी बताई जा रही, वो जातक कथाओं के अंदर ही पाई जाती हैं। तो ये जातक कथाएं बौद्ध अनुयायियों के द्वारा बताई जाती हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? कौटिल्य ने जो बुक लिखी थी, ठीक है, ये कह रहे किसके काल में था भाई कौटिल्य? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। कौटिल्य भी बोल सकते हैं, इसको विष्णुगुप्त भी बोला गया है। तो कहा गया कि प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, माल, विघ्निमित्रम, अभिज्ञान, शाकुंतलम। तो ये तो हम बार बार पढ़ ही रहे हैं, पाणिनि की बुक है, व्याकरण से रिलेटेड है अष्टाध्यायी। अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य की है, ठीक है। और अर्थशास्त्र की जो तुलना है वो तो प्रिंस से की गई है। उसके बाद
मालविघ्नी मित्रम और ये अभिज्ञान शाकुंतलम ही कालिदास की है, जो गुप्त काल में था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो नवरत्न थे, उन नवरत्नों में एक कालिदास भी थे, जिसकी मालविघ्नी मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुनाथ, बहुत सारी बुक्स इसकी रही हैं। तो ये दोनों भी किसकी है? कालिदास की है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा अर्थशास्त्र का जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कहाँ जा रहा है? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकुस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? मेगास्त्रीज, डायमेकस, फाइयान, हेनसांग। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक रहे हैं, और जिनको बनाने में पूरा जो रोल अदा किया था वो कौटिल्य ने किया था। अपने अपमान का बदला लेने के लिए धनानंद ने क्या किया था? उनका अपमान किया था। तो इनको पूरी एजुकेशन, शिक्षा वगैरह दे के पूरा इनको तैयार किया था, और इनका अच्छा खासा जो है नाम हो गया था। तो इसके काल में दूर दूर से लोग इनको जानने लगे थे। एक यूनानी राजा सेल्यूकस भी आए थे, सेल्यूकस निगेटर, और उनका नाम था क्या था? राजा का नाम था, सॉरी, का नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, दूत का नाम मेगास्थनीज। इनको ना सीरीज में लगा के भी पूछा जाता है, मेगास्थनीज कब आया, हेनसांग कब आए, फाइयान कब आए, इत्तीसंग कब आए। तो इनको आपको डाल देंगे और पूछेंगे भी कौन सा कब आया, कौन पहले आया, कौन बाद में आया। ठीक है, उसके बाद आपका जो आपको फाइयान तो पता ही है किसके काल में आया। फाइयान किसके काल में आता है भाई? चंद्रगुप्त के काल में है। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में, ये है बिंबिसार के काल में। ठीक है, बिंदुसार के काल में। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां, तो हमें राइट आंसर जाना है मेगास्थनीज के साथ। आधुनिक भारत के ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई है? देवनागरी, तमिल, ब्रह्मी, बंगला। देखो, भारत की ज्यादातर लिपियां ब्रह्मी लिपि से निकली। ये सबसे पुरानी लिपि है ब्रह्मी। देवनागरी लिपि भी इसी से निकली है, तमिल लिपि भी इसी से निकली है, बांग्ला भी इसी से निकली है, और मलयालम जो थी वो भी इसी से निकली है, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, तो सबसे जो पुरानी लिपि लगा लीजिए, या दूसरी लिपियों का जिससे उत्पन्न हुआ वो कौन है? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग कर सही उत्तर चूज करना है। बड़े भूस्वामी, हलवाहे, भूमिहीन मजदूर, प्रधान व्यक्ति, और ग्राम भोजक, जो केडेशियार, उणवार, वेलार। ये जो भी आपका गुप्त और मौर्य के बाद जो भी एग्रीकल्चर था, वो भी किसी से रिलेटेड है, उनके उनसे यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो पहला रहेगा आपका, बड़े भूस्वामी को बहुत बार पूछा जाता है, कौन थे? वेलाल। और एक आपको याद रहेगा, भूमिहीन मजदूर को केडेसियार कहा गया। और इन दो से ही आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा, मिल जाएगा। फिर भी आपको सारे पता होने चाहिए, प्रधान व्यक्ति, ग्राम भोजक, ठीक है, हलवाहे, पार। बड़े भूस्वामी को वेलाल कहा जाता था, हलवाहे को उणवार कहा जाता था, भूमिहीन को केडेसियार या अदीमई कहते थे, प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहा जाता था। ठीक है, तो आपका जो ए के साथ जा रहा है 4, 2 में 4 है, और आपका बी के साथ जा रहा है 3rd, यही आप में है भाई, बी के साथ 3rd दोनों। और सी के साथ जा रहा है आपका 2, ये वाला आपका राइट आंसर है, सी। उसके बाद नेक्स्ट है, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगम काल जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे जो साहित्य लिखा गया था, और जो कवि सम्मेलन वहां पे होते थे, जो साहित्य लिखा गया था, कौन सी भाषा उन्होंने प्रयोग में की थी? संस्कृत तो नहीं थी, क्या तेलुगु थी, क्या कन्नड़ थी, क्या तमिल थी? तो संगम साहित्य में जो निम्नलिखित सम्मिलित है वो तमिल से है। ठीक है, किससे है? तमिल से है। भ्रूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के आदि हाथी दांत का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, कार्लियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे।
और ये कथन आपको बताने हैं कि यहाँ से शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोना और चांदी के सिक्के आयात होते थे। तो आयात होते थे, पर जो हाथी के दांत है उसका यहाँ से निर्यात हुआ करता था। ठीक है, हाथी के दांत का यहाँ से निर्यात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात होते थे, बिल्कुल होते थे। जड़ी बूटियां जाती थी, कार्नेलियन सूती कपड़ा जाता था, रेशम या इत्र यहाँ से जाया करता था। तो आपका दूसरा राइट आंसर है। और फर्स्ट सिर्फ हाथी दांत का निर्यात होता था, आयात इसमें केवल 2 आएगा। अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? अरिकामेडु आपके पुदुचेरी में। ठीक है, अरिकामेडु कहाँ पे? आपके पुदुचेरी में है ये बंदरगाह। यहाँ से काफी सारे अवशेष मिले। एम्फोरा जो पात्र है वो यहाँ से मिला है। एरेनाइट एक पत्थर होता है वो भी यहाँ से मिला है। और ऐसा कहा जाता है कि जो, हाँ, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से जो रोम से प्राप्त हुए कुछ पात्र थे वो यहाँ बनाए जाते थे, उसके अवशेष भी यहाँ मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि यहाँ से व्यापार हुआ करता था। तो अरिकामेडु नामक जो प्राचीन पतन है, प्राचीन बंदरगाह है, वो पुदुचेरी से प्राप्त होता है। यहाँ से एम्फोरा जिस पर 2 हत्थे लगे हुए हैं वो पात्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। और जिसमें शराब वगैरह डाली जाती थी वो, क्योंकि यहाँ से क्या होता था, सामान का आदान प्रदान होता था। एरेनाइट नाम पत्थर यहाँ से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत से आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? मौर्य काल खत्म होता है तो उसके बाद आता है मौर्य उत्तर काल, जिसमें विदेशी जनजाति और देसी जनजाति होती है। ठीक है, तो उनकी सीरीज बहुत बार आपसे पूछ ली जाती है। तो आपसे पूछ रहा है, सबसे पहले इंडो ग्रीक आए थे, हिंदी एवं इंडो ग्रीक आए थे। ठीक है, तो इन तीनों में ही वो है, इसको आप वैसे कट कर दीजिए। उसके बाद उनके तुरंत बाद कौन आ रहा है भाई? इंडो ग्रीक के बाद आएगा आपके शक। ठीक है, उसके बाद आएंगे आपके शक। शक के बाद आएंगे पहलव, जिसको हिंद पार्थियन भी कहा जाता है, पहलव। और उसके बाद आएंगे आपके कुषाण। ठीक है, तो एक तो कुषाण लास्ट में आएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन गलत हो जाते हैं यहाँ पे, कुषाण लास्ट में इन दोनों में है। बस चेंज क्या किया हुआ है, शक इसमें आगे कर दिया, उसमें पीछे कर दिया। तो शक आगे आएगा और पहलव पीछे आएंगे। तो राइट आंसर आपका इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण पथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? दक्षिण पथ के स्वामी है जो, उनमें से कौन है? सातवाहन है, चोल है, कुषाण है, चेर है। तो दक्षिण पथ के स्वामी सातवाहन को कहा जाता था। किसको? सातवाहन को। ठीक है, क्योंकि जो सातवाहन है यही दक्षिण, मतलब जो पूरा रास्ता था दक्षिण का, उसके स्वामी थे। और इनमें जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है वो सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और जिसकी जानकारी हमें इनकी माँ गौतमी ब्लेसरी के अभिलेख से प्राप्त होती है। और अन्य कई शासक भी जो काफी शक्तिशाली थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे? बुद्ध की जीवनी, बुद्ध के जो जीवन लिखा है, जीवनी लिखी है, वो उसका नाम है बुद्ध चरित्र। तो उसके रचनाकार कौन थे? तो उसके रचनाकार थे भाई अश्वघोष। ठीक है, ये जो अश्वघोष है, वसुमित्र है, पार्श्व है, नागार्जुन है, ये सारे के सारे कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है, ये कनिष्क के दरबार में थे। और जिसमें नागार्जुन जो है, इसकी जो बुक का नाम है वो मिलिंद पन्नु है, काफी इंपॉर्टेंट बुक पूछी जाती है, जो मिनांडर और नागेशेन के बीच के जो प्रश्न उत्तर है उसके अंदर लिखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे किसके काल में थे? कनिष्क के काल में थे। और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र उसी के काल में लिखी है। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्री, ठीक है, तीर्थ यात्री का कालक्रम आपको बताना है। भारत में जो बार बार विदेशी यात्री आ रहे थे ना, वो पहले कौन आया था, दूसरे नंबर पे कौन आया था? तो इतिसंघ तो भाई पहले पे बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले अगर मैगस्थनीज होता तो हम उसके साथ जाते। उसके बाद आप फायान के साथ जाइए। फायान इन 2 में है, इनको कट कर दीजिए, इन 2 में फायान है, तो इन 2 में से एक है। उसके बाद फायान किसके काल में आता? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, गुप्त काल में आता है। फिर स्वेन तांग, ये हेनसांग का ही नाम है, स्वेन तसांग, ये हेनसांग। तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था, तो सेकंड नंबर पे यही आया था। इतिसंघ जो है ये किसी पर्टिकुलर राजा के काल में नहीं आया था। ठीक है, वैसे इसने इतिहास लिखा जाना, और ये नालंदा विश्वविद्यालय में रुका था, वहीं पर इसने बौद्ध जो ग्रंथ है उनके लिए स्पेशली आया था, उनको इकट्ठा करने जानने के लिए। तो इसका जो टाइमिंग है वो 6 से 71 के आसपास था।
तो ये हिंसांग के बाद आया था, तो ये तीसंग था। तो राइट आंसर आपका बी जाता है। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुई है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और तमिलनाडु। तो जो विष्णु के वराह रूप की जो मूर्ति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? वो आपके एमपी से प्राप्त हुई है। ठीक है, एरन कहाँ से मिला है? एमपी से मिला है। विष्णु का जो वराह अवतार है, कहा जाता है कि जब पृथ्वी जल से डूब रही थी उस वक्त इन्होंने वराह अवतार लिया था। और इसका जो मूर्ति मिली है वराह अवतार की, वो आपको एरन में एमपी से मिली है। ठीक है, एमपी से। उसके बाद कहते हैं कि नेक्स्ट, भक्ति परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहे कि आपको ये बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। भक्ति परंपरा की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई थी। भक्ति की चर्चा भगवत गीता में लिखी गई है। ये राइट आंसर है। बहुत बार पूछा जाता है कि भक्ति की चर्चा कहाँ लिखी है, उपनिषद में, वेदांत में, गीता में, तो ये भगवत गीता में लिखी गई है। भक्ति परंपरा की शुरुआत भी मौर्योत्तर काल में हुई थी। भक्ति मार्गी आडंबर के साथ पूजा पाठ पर जोर देते हैं। देखो कहीं भी ऐसा नहीं, आडंबर अगर आ गए लिखा हुआ तो कोई भी अच्छी चीज वो आडंबरों को क्या महत्व देगी? बिल्कुल नहीं ना। तो आडंबरों के साथ पाठ पूजा पर जोर नहीं देते हैं। भक्ति मार्गी मानते हैं कि उनके आराध्य देवी या देवता मानव, सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं, ऐसा ये मानते हैं। तो नहीं वाला ऑप्शन हमसे पूछा है ना, तो नहीं वाला ऑप्शन हमारा सी जाएगा। ठीक है, नहीं वाला ऑप्शन हमारा क्या जा रहा है? सी जा रहा है। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री की इससे नेक्स्ट क्लास, एक और क्लास आज ही मैं करा दूंगी आपको। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, फिर नेक्स्ट एक क्लास और जिसमें और एंशिएंट हिस्ट्री के ही कंप्लीट क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ओके, बाय बाय।